नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरानी। 26 मार्च को किसान नेताओं ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसी कड़ी में करनाल जिले के असंध में एक महापंचायत हुई, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंढूनी समेत कई किसान नेता शामिल हुए और आगे की रणनीति को सफल बनाने के लिए किसानों को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद से पहले एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन 1 साल तक चलेगा। शुक्रवार को होने वाले किसानों के भारत बंद को अब कई संगठनों का साथ मिलने लगा है। इस बंद में किसानों को व्यापारी संगठन, ट्रेड यूनियन, ट्रक यूनियन, बस यूनियन और रेलवे यूनियन का भी समर्थन मिलेगा। किसान नेताओं ने स्थानीय लोगों से बंद के दौरान होने वाली परेशानी के लिए माफी मांगते हुए सहयोग करने की अपील भी की है। इस वक्त कोरोना से लेकर किसान आंदोलन सरकार के लिए एक चुनौती बन चुका है। इस सब के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। करीब 1 महीने के बाद सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के बजट सत्र से लेकर किसान आंदोलन और कोरोना महामारी को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई। पूरा पिछले लगभग 1 महीने से मिलना नहीं हुआ था। पूरी जो हमारी बजट की जो कार्रवाई है वो उनको बताई है। किसानों की रणनीति साफ है कि 26 मार्च को पूरे देश को बंद रखा जाएगा और इसके लिए किसान यूनियन ने पूरी तैयारी कर ली है। किसानों के संयुक्त मोर्चे को अब कई संगठनों का साथ मिलने लगा है। इस बंद में किसानों को व्यापारिक संगठन, ट्रक, बस और रेलवे यूनियनों का भी साथ मिलेगा। किसान नेताओं ने स्थानीय लोगों से बंद के दौरान सहयोग की अपील की है और सब एक साथ दम दिखाने को तैयार हैं। कल 26 तारीख के लिए एक आह्वान किसानों का है, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने 18 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी लगाए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अधिकारी किसानों से बात भी कर रहे हैं कि वो जो जनजीवन है उसकी दैनिक कार्यकलाप हैं उनमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए और उनसे बातचीत की जा रही है। इसके साथ साथ हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को भी मुस्तैद किया है, वो भी तैनात किए हैं। किसानों के भारत बंद के आह्वान को समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है। फतेहाबाद जिले के टोहाना में पेस्टिसाइड एसोसिएशन और दुकानदारों ने 26 मार्च को भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है और सभी दुकानें बंद रखने का फैसला हुआ है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 26 मार्च को जो भी दुकानदार दुकान खोलेगा उस पर 1100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अमेंडमेंट किया था, उसके तहत अब ये कह रहे हैं कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय लेवल पर 1 नेशन 1 परमिट की बात कर रहे हैं। मतलब अब कोई भी आदमी मध्य प्रदेश का या केरल का, तमिलनाडु का परमिट लेगा और वो दिल्ली चंडीगढ़ बस चलाएगा। इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट है वो राज्य का सब्जेक्ट है और राज्य के सब्जेक्ट को सेंटर का अगर इतना ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ेगा तो राज्य की जो स्वतंत्रता है वो भी इफेक्ट होगा। इसके अलावा हरियाणा के तमाम जिलों में भारत बंद को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ किसान नेता आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। साथ ही आगे की रणनीति को सफल बनाने के लिए किसानों को एकजुट किया जा रहा है। इसी कड़ी में करनाल के असंध में गुरुवार को महापंचायत में किसान नेताओं ने दम दिखाया। नई अनाज मंडी में काफी बड़ा पंडाल लगाया गया और साथ ही परंपरागत हुक्कों की एक चैन सेट की गई। इसके लिए किसानों के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंढूनी समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। इंडिया बिकाऊ है, कोई खरीदार चाहिए तो खरीदार आ रहे हैं। ये आने वाले टाइम पे इनका खरीदारों का भी इलाज करना पड़ेगा। हमने करा था उत्तर प्रदेश में, वे कुछ किसानों की जमीन नीलाम हो रही थी। हमने अधिकारियों को कहा कि जो भी किसानों की जमीन अधिकारी नीलाम करेगा
और जब कोई खरीद करने आएगा वो बोली तो लगाएगा, वहां से जाएगा नहीं, उस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। तो पूरे उसमें बोली रुकी, किसानों की जमीन की नीलाम नहीं कर सकता कोई। तो इसी तरह से हमको संस्थान के लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। किसानों की रणनीति साफ है। 26 को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद है और इस दिन किसान आंदोलन के 4 महीने भी पूरे हो जाएंगे। इसके बाद किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 28 मार्च को होलिका दहन पर की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसान अपनी राह पर अडिग हैं, लगातार विरोध जारी है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस धरने प्रदर्शन का अंत कब होगा। सरकार का कहना है कि बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा, लेकिन किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि लगातार यह आंदोलन जारी है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बरकरार हैं, क्योंकि कल भारत बंद का भी आह्वान कर दिया गया और भारत बंद के आह्वान से अब देखा जाए तो आगे इसकी जो रणनीति है वो किस प्रकार से रहने वाली है, ये इसी में निहित है। आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि भारत बंद से आंदोलन पर आखिर कितना फर्क पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन अब इस बार का ये जो भारत बंद है उससे इस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का ये है कि क्या किसान आंदोलन अभी 1 साल और चलेगा, क्योंकि यही बात राकेश टिकैत की तरफ से असंध के अंदर हुई महापंचायत के दौरान कही गई है, जिसमें उन्होंने किसानों को ये भी कहा है कि वो अपने ट्रैक्टर्स को तैयार रखें, क्योंकि ये आंदोलन अभी लंबा खिंचेगा। 1 साल तक का वक्त यहाँ पर राकेश टिकैत की तरफ से और दिया गया है। और आज इन्हीं सभी के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय भी मैं आपके साथ करवाऊंगा। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा कि मुझे जरा नाम बता दें कि क्या क्या नाम है, कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये नाम मुझे बताए नहीं गए अभी तक। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। महिमा सिंह जी का नाम मुझे दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। महिमा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों से मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूँ। प्रवीण अत्रे जी, कैसे देख पा रहे हैं, एक बार फिर से किसान की तरफ से अब भारत बंद का आह्वान किया गया है, लगातार सवाल अभी भी वही बरकरार है कि आखिर ये आंदोलन कहां जाकर के थमेगा, क्योंकि एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान। देखिए आयुष, ये किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है, किसी भी तरह का धरना या किसी तरह का प्रदर्शन, लेकिन निर्णय जनता को करना है कि इन लोगों की बात माननी है या नहीं माननी है। अभी आपके पैकेज में ही एक मैं सुन रहा था कि कोई फतेहाबाद की एसोसिएशन ने ये कहा कि अगर कोई दुकानदार दुकान खोलेगा तो उसके ऊपर 1100 रुपए का जुर्माना होगा। मेरा कहना यह है, एक तरफ तो ये तथाकथित किसान नेता ये कहते हैं कि साहब ये जन आंदोलन बन गया, ये पूरे देश में आंदोलन फैल गया। अगर ऐसा है तो फिर ये जुर्माना लगाने की क्या जरूरत है? अगर कोई व्यक्ति आपकी बात से सहमत है तो वो स्वयं ही आपके साथ आ जाएगा, वो खुद ब खुद अपनी दुकान बंद कर लेगा। उसको जुर्माना लगाने की बात कह के डराने की क्या जरूरत है? कभी आप ये कहते हैं कि साहब जो आंदोलन में नहीं आएगा उस परिवार के ऊपर हम 11,000 रुपए जुर्माना लगाएंगे। कभी आप ये कहते हैं कि हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। कोई दुकान खोलेगा तो उस पर 1100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। क्या इससे आयु स्पष्ट नहीं हो जाता कि जनता और किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है, इसलिए इस तरह के डराने वाली बातें कही जा रही है? देखिए आयुष, आपने पैकेज में भी ये बात बताई थी कि भारत बंद की कॉल तो पहले भी दी गई थी और आपने ही दिखाया था उसका हश्र क्या हुआ, क्योंकि जनता बहुत बेहतर समझ रही है कि ये अब किसान आंदोलन नहीं रहा, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। कुछ राजनीतिक दल लगातार किसानों में भ्रम पैदा करके झूठ बोल के अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन आयुष, यहाँ पे मैं उन राजनीतिक दलों के बारे में कुछ बातें विशेष तौर पे बताना चाहूंगा। जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने ये कहा कि साहब बंद के साथ हमारा समर्थन है, किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। अब कांग्रेस की असलियत को समझना बड़ा जरूरी है। आयुष, 20 मार्च को जो अभी 5 दिन पहले पार्लियामेंट की फूड कंज्यूमर्स अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है,
उस स्टैंडिंग कमेटी में 13 राजनीतिक दलों के 30 मेंबर पार्लियामेंट उसके सदस्य होते हैं और उनको इन 3 कानूनों में एक कानून है एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट, इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देनी होती है। उसमें कांग्रेस भी होती है, उसके अंदर समाजवादी पार्टी भी होती है, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है। 13 राजनीतिक दलों के 30 सदस्य हैं। आयुष, आपको जान के हैरानी होगी कि 20 तारीख को वो रिपोर्ट ये देते हैं कि सरकार तुरंत एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट को अक्षरश वर्ड टू वर्ड लागू करे। ये सच्चाई है इन राजनीतिक दलों की। वहां स्टैंडिंग कमेटी में तो ये कहते हैं कि ये कानून किसानों के हक में है, इसको तुरंत लागू करो, लेकिन बाहर आके झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि साहब हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने भी देखा किस तरह से अंबाला के जो विधायक हैं हसीम जी, उनके घर के सामने जाके किसानों का चोला पहन के कांग्रेस के नेताओं ने जो ड्रामा किया, उसके अंदर बाकायदा हसीम जी ने विधानसभा में उन कांग्रेस नेताओं के नाम विद फोटोग्राफ दिखाए कि ये सब। चलिए प्रवीण जी, आपने जो बात कही, महिमा जी मुस्कुरा रही, महिमा जी से मैं इसका जवाब ले लूंगा। 3 और मेहमान मेरे साथ इस बीच जुड़ गए, उनका परिचय करवा देता हूं। महिमा जी, मैं आपके ही पास आ रहा हूं। रजत पंजेटा जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं इनेलो पार्टी से। बहुत स्वागत रजत जी आपका इस चर्चा में। राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। महिमा जी जवाब दें प्रवीण जी की बात का। आयुष जी, बात की शुरुआत 2 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी जो दुष्यंत कुमार जी ने बड़ी सटीक कही थी ऐसी सत्ता के बारे में। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। स्टैंडिंग कमेटी की बात हुई है, स्टैंडिंग कमेटी फॉर फूड एंड कमोडिटीज, जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, संसद के ऊपर बहुत सारा कार्यभार रहता है आयुष जी, संसद के ऊपर। उस कार्यभार के अंदर योगदान देने के लिए और सब तमाम सांसदों से, क्योंकि संसद के अंदर जब पूरी संसद चलती है तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, प्रतिपक्ष है। तो उसमें दोनों लोग मिलकर के संसद को चलाते हैं, जो हमेशा हम लोग चर्चा भी करते हैं और जो बार बार कहा जाता है कि विपक्ष सत्ता को अपना कार्य करने दे। अब ये जो संसद है, ये जो संसदीय समितियां हैं, ये समितियां एक तरह का प्रावधान है जिससे कि जितने भी जो सदस्य हैं उसमें जितने भी पार्टीज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सभी प्रतिनिधि ऐसी कमेटियों में होते हैं और वो संसद के कार्यकारिणी को सपोर्ट करते हैं। अब बात आ जाते हैं वर्ड टू वर्ड की करने के लिए। जो लिखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर वो है implement this law in letter and spirit, यानी सच, पत्र और भावना में। अब इसमें जो स्ट्रेस है ये खास तौर से लिखा गया है, ये यूं ही नहीं डाला गया। ना ही इसका अर्थ अक्षरशः है, ना ही इसका अर्थ वर्ड टू वर्ड है। इसका अर्थ है सच, पत्र और भावना में इस कानून को लागू किया जाए ताकि ये कसौटी बने सरकार की मंशाओं की। उससे पता चले कि क्या सरकार की सच में मंशा ये है कि वो जनता के, किसान के हित की बात कर रही है। इसके साथ एक और बात जो कही गई है, इसके साथ एक और बात, एक और बिंदु जिसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है वो है कीप अ कांस्टेंट वॉचफुल आई ऑन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। यानी ये जो सभी जो वस्तुएं हैं, जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, इनके ऊपर, इनके बढ़ते दामों के ऊपर, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनको, ठीक आपको पता है, अभी 3000 राशन कार्ड्स को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन है उसके ऊपर लेकर के आयुष जी, और सरकार के पास जवाब नहीं है देने के लिए। 3000 राशन कार्ड रद्द हो गए, किसी को पता ही नहीं क्यों हो गए, कैसे हो गए। तो अब आप ये देखिए कि इस रिपोर्ट में ये जो 13 सदस्यों की कमेटी है जिसमें सारे सदस्यों का प्रतिनिधित्व है, कांग्रेस का भी है, हम अपने स्टैंड पर अडिग होते हुए हमने कहा ठीक है, आप कसौटी पर खरे उतरिए, ये एक कानून बाय लेटर एंड स्पिरिट लागू करके दिखाइए। आप कर देंगे, जनता का भला हो जाएगा, फ्लोर पर आ जाएगा, सबको सामने दिख जाएगा। अब बात आप ये देखिए यहाँ पर आयुष जी कि इनके अपने विधायक मध्य प्रदेश के अंदर नारायण त्रिपाठी जी ये बोल रहे हैं कि इस सरकार में कोविड होता है सिर्फ उन जगहों पे जहां पर जो है कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोई कोरोना नहीं है। ये इनके अपने विधायक की बात है। फिर सत्यपाल मलिक जी हैं,
जो मेघालय के राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं वहां के, वो ये लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि शायद वो मध्यस्थता करवा पाए इसमें, और करवा पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आपके अपने ही लोग तो स्टेटस को क्लियर नहीं कर रहे हैं। आपका 120 दिन भारत बंद 120 दिन किसानों को बैठे हुए हो गए हैं, वो निकल के अपनी लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ शब्द ब शब्द उनकी बातों को पकड़ करके प्रवीण जी इसका जवाब देंगे। रजत पंजेटा जी, एक रिएक्शन में आपका चाह रहा हूं, क्योंकि भारत बंद का भी आह्वान है और आज इस आंदोलन को आप कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो डेडलॉक था वो तो टूटा नहीं है, रणनीतियां जरूर बदल रही हैं। भारत बंद, इसके क्या मायने और क्या इसका लग रहा है कि कोई समाधान भविष्य में भी आपको नजर आ रहा है? देखिए आयुष जी, 22 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी और 8 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने अपना कहा था कि मैं एक फोन कॉल अवे हूँ। तो आज 25 तारीख हो गई है, तो इंतजार इतना लंबा किस लिए हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आता। एक फोन कॉल अवे करने में कितना टाइम लगता है? अगर आपको मुझे कॉल कनेक्ट करनी है, आपको कितना टाइम लगेगा? तो आप किसानों को बात कीजिए, तो सरकार के हाथ में है। देखिए फैसला तो सरकार ने लेना है। तो ये जो 1 साल चलेगा या ये 1 हफ्ता चलेगा या 1 दिन चलेगा, ये सिर्फ सरकार के हाथ में, सरकार से कितना लंबा खींचना चाहती है। दूसरा मैं ये कहूंगा, जो सरकार अपनी तरफ से, क्योंकि ये देखिए किसानों ने पहल नहीं करनी है। किसानों अब 1-2 राउंड की वार्ता तो हुई नहीं, 11 राउंड की वार्ता तो हो चुकी है। तो इसमें देखिए सरकार को अब कोई ना कोई अपनी तरफ से पहल तो सरकार को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी की भी चीज को, अगर जैसे एमएसपी को कहते हैं, सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी के ऊपर गारंटी देने के लिए तैयार हैं या कानून बनाने के लिए तैयार हैं, तो आप एमएसपी पे कानून बनाइए, एक अपनी तरफ से पहल कीजिए, बजाय आप चुनावों में बिजी हो गए हैं। अब आप देखिए कोरोना नहीं हो गया है। हाँ, मैं अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जी कह रही थी, अभी मैं एक और उदाहरण देता हूँ। एक और पटेल जी है जो गुजरात के, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं वो इतने कर्मठ और मेहनती हैं, उनको कोरोना ही नहीं होता है। मतलब ये क्या बयान देते हैं, कई बार तो मुझे खुद समझ नहीं आता। और दूसरा, अभी प्रवीण अत्रे जी ने बात कही 2-3 कि ये किसान और जनता इस आंदोलन के साथ नहीं है। पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल इसका समर्थन करता है कल के बंद का। दूसरा, सतपाल मलिक जी जो आपके गवर्नर हैं, उन्होंने क्या कहा, पहले तो आप ये देखिए कि आप किसानों की बात मानिए, सुनिए किसानों की, वरना आपको नुकसान होगा। दूसरा, अभी डीपी वत्स जी हैं, उन्होंने तो एमपी और एमएलए जो भाजपा के, उनकी तुलना पागल कुत्तों से कर दी। अभी आज आप अभी दिखा रहे थे न्यूज क्लिपिंग में कि गढ़ी सांपला में क्या हुआ। गढ़ी सांपला में किस तरह वीरेंद्र सिंह जी है जो, उनका विरोध हुआ। आप ये देखिए, खुद समझिए। ये देखिए, आप आयुष जी पहले तो एक बात समझिए, बार बार प्रवीण अत्रे जी ये कहते हैं राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में इतना वो नहीं है कि किसी किसान को बहकाए या उनके कहने से किसान कोई काम कर रहा है। जन आंदोलन कब बनता है? अगर किसी हर जन प्रभावित होता है सरकार की गलत नीतियों से। आज ये जब देखिए आयुष जी, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, जब ये अध्यादेश आए, हम जुलाई के महीने से बोल दुखी हो गए सबको कि सारे राजनीतिक दल हमारे साथ आए। हम अकेले लगे हुए थे। हाँ, किसान यूनियन जरूर लगी हुई थी हमारे साथ विरोध करने के लिए, लेकिन राजनीतिक दल सिर्फ एक ही था, क्योंकि हमने बार बार, माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने बार बार ये कहा, अपने छोटे मोटे मनमुटाव भूलकर, राजनीति से ऊपर उठकर, कहीं किसान की गिनती जो संख्या है, देखिए बल क्या होता है, किसमें है बल? अब जितने ज्यादा लोग होंगे बल उसी में है, अलग अलग रह के बल नहीं है। आप सारे के सारे साथ जुड़िए। कहीं किसान है तो आप किसान में पहली पंक्ति में बैठने का काम कीजिए। बिल्कुल रजत जी, देखिए कुल मिलाकर लब्बो लुआब इस बात का यही है कि बिना बातचीत के तो समाधान नहीं होना है। ये अपनी रणनीति बनाते रहे, उधर से अपनी रणनीति बनती रहे, जब तक डेडलॉक टूटेगा नहीं तब तक इसका हल निकलना इतना आसान है नहीं। राजेश दहिया जी, 1 साल तक अभी और चलेगा? हाँ जी आयुष जी, हमारे जो बीजेपी के जो प्रवक्ता साहब हैं, मैं उनसे पहले भी रिक्वेस्ट करता रहा हूं, अब भी कर रहा हूं, वो अपनी जो बीजेपी सरकार है उनको सच बताने का कष्ट करें। जैसे उन्होंने कहा कि ये जन आंदोलन नहीं है, जो 1100 रुपए फाइन की बात की है, वो जो अपनी यूनियन है ना, जो व्यापारी यूनियन है,
वो कुछ भी लगाएं, किसान तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है कि हमने भारत बंद का आह्वान किया है तो भारत बंद होगा। हम जो डेट देते हैं, हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो एक फैसला करता है कि हमने ये काम कर रहा तो वही काम होता है। रही बात, जैसे इन्होंने कहा, जब ये बीजेपी सरकार जो है, हमें दुख इस बात का लगता है कि इनको इतना नहीं पता कि इनकी प्रशासन में हो क्या रहा है। अभी चंडीगढ़ में जो हमारे सीएम साहब के साथ दुर्घटना घटित हुई है, जिसकी रिपोर्ट हमारे डीजीपी ने दी है, हमारे जो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने डीजीपी पे सवाल खड़े कर दिए, उनको अपने डीजीपी पे विश्वास नहीं कि डीजीपी रिपोर्ट सही दे रहा है। तो ये इनका जो भ्रम पैदा हुआ है, इस स्थिति में ये देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये 1 साल नहीं कई साल तक आंदोलन चलेगा, जब तक ये 2024 में बीजेपी सरकार बाहर नहीं हो जाएगी। तो हम जो ये पहले दिन से आपके चैनल से रिक्वेस्ट करते आए हैं, बीजेपी प्रवक्ता जो यहाँ आते हैं, कि अपनी सरकार को सच बताएं, सच बताने का कष्ट करें। ये भूल जाएं कि वो बीजेपी प्रवक्ता ये मान के चलेंगे वो देश के नागरिक हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, भारतवर्ष को बचाना है, भारतीय किसान को बचाना है, तो उसमें ये सहयोग दें और हमारी जो बात है वो माननीय प्रधानमंत्री से पहुंचाने का कष्ट करें। रही बात दूसरी पार्टियों की, तो हमने कब कहा कि दूसरी पार्टियों ने अच्छा किया होता तो आज हम सड़कों पर नहीं होते। अगर हम आज सड़कों पर बैठे तो उसमें विपक्ष का वही रोल है जो पक्ष का है। उन्होंने बातें सही ढंग से उठाई होती, हमारी मदद की होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। रही बात हमारी चौधरी वीरेंद्र सिंह की, उनको हमने किसानों ने सर आंखों बैठा के लिए चौधरी छोटूराम के नाती हैं, लेकिन उन्होंने तो अपने छोटूराम का नाम बदनाम कर दिया। उन्होंने इस तरह से जो भावना से हमारे किसानों के साथ जो सिस्टम बढ़ाया है कि इस स्टेज पर आने के बाद वो अपना प्रोग्राम रख रहे हैं गढ़ी सांपला में, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि हमें स्पष्ट बोल दिया गया कि कोई भी बीजेपी का प्रोग्राम हम अपने प्रदेश में और देश में नहीं होने देंगे, उसका जन विरोध होगा। वो विरोध होता भी रहा है, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हुआ, चाहे दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री रहे, चाहे और छोटे मोटे नेता हैं। ये तो बड़े बड़े नेता है, छोटे मोटे नेता की बात कर रहे हैं। हमने स्पष्ट बोल दिया है कि जो किसान की बात करेगा वही हमारे साथ रहेगा, चाहे वो किसी पार्टी का है। अगर जो हमारे साथ विश्वासघात करेगा उसका हम वो हल कर देंगे कि उसको अपनी इज्जत बतानी मुश्किल हो जाएगी। इनके जो एमपी अभी बात आई थी वत्स साहब के, उसको ये नहीं पता कि पागल कुत्ते क्या होते हैं। वो अपने विधायकों को एमपी को पागल कुत्ते कह रहा है। मैं तो हैरान हूं, ऐसे ऐसे इन्होंने एमपी बना रखे हैं, वो हमारे देश को क्या चलाएंगे, क्या हमारे लिए कानून बनाएंगे, किसान का क्या भला कर पाएंगे, जो अपने विधायकों और एमपी को इस तरह से पेश आते हैं कि अमित नेहरा जी, राजेश दहिया जी की बात को आप सुन रहे हैं और प्रवीण अत्रे जी की भी बात को सुन रहे हैं। एक सत्ता पक्ष और एक किसान है, जिन दोनों के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है। अब ये भारत बंद तक भी पहुंचा हुआ, अब तो साल एक पूरा लगेगा, ये बात राकेश टिकैत मंच से कह रहे हैं। मायने क्या समझ में आ रहे हैं? क्या वाकई में 1 साल अभी इंतजार करना पड़ेगा या इसके पीछे की कुछ परिस्थितियां और बनती हुई आप देख रहे हैं? हल की तरफ कैसे बढ़ेंगे? नेहरा जी। देखिए आयुष, हर बयान का एक मतलब होता है, ऐसे बयान नहीं दिए जाते, इतने बड़े बयान खास तौर पे। तो मुझे जो लगता है व्यक्तिगत रूप से, तो टिकैत ने ये बड़ा सोच समझ के बयान दिया है। 1 साल का मतलब ये है कि अगले साल मार्च तक, और अगले साल मार्च तक यूपी के चुनाव आ जाएंगे। तो यूपी भारत का सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें भी सबसे ज्यादा यहाँ पे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि मिनी इंडिया है, लघु भारत है एक तरह से। और फिलहाल बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश है, वहां पे सत्ता में है पार्टी। लेकिन आप अगर देखेंगे तो धीरे धीरे यूपी में किसान आंदोलन फैल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो था ही, अब धीरे धीरे बरेली की तरफ और आगे चलता जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो सभी जो किसान नेता हैं, किसान यूनियन है, उनका जो टारगेट यूपी ही रहेगा कि यूपी को फोकस किया जाए। और उससे क्या होगा कि सरकार बैकफुट पे आएगी, आप ये लिख लीजिए, क्योंकि इतने बड़े स्टेट को स्टेक पे नहीं रख सकती। तो ये सोचा समझा बयान है, मुझे जो लगता है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी को टारगेट करके दिया गया है। और बात भी ठीक है, अभी तक देखिए 26 जनवरी से पहले जो वार्ता होगी थी वो होगी है, उसके बाद तो कोई पहल दिखाई नहीं सरकार ने। भाई उन्होंने टेबल पे बुलाया ही नहीं। हाँ, वैसे बयान देते रहे कि हाँ हम 1 साल दूर हैं, लेकिन वो कभी कॉल आई नहीं किसान नेताओं के पास। अब देखिए बजट सत्र भी चला गया देश का। अगर सकारात्मक संदेश देना चाहती थी, अभी एक प्रतिभागी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। प्रधानमंत्री ने एक बार भाषण में कहा था कि एमएसपी थी, है और रहेगी। उन्होंने जोर देके कहा था ये 3 शब्द, थी, है और रहेगी। तो अगर उसको कानूनी जामा पहनाया जाता है इस सत्र में, बजट सत्र में, एमएसपी को
एक कानून बना दिया जाता तो किसानों के पास ये एक संदेश जाता कि हाँ, सरकार इसके बारे में सीरियस है, गंभीर है, संजीदा है। लेकिन किसानों के बारे में तो कोई चर्चा हुई नहीं संसद में। अब किसानों को बैठना मजबूरी है। और आपने अगर ये मोर्चे देखे होंगे, खासकर सिंघू बॉर्डर के, टिकरी बॉर्डर के, और दूसरा यूपी बॉर्डर पे जो है गाजीपुर बॉर्डर, तो वहां पे पक्के मोर्चे, ये मत समझ लीजिए कि वो उठ जाएंगे बिना बल प्रयोग के, और वो फेडअप भी नहीं होंगे, वो ये नहीं होंगे निराश होके चले जाएंगे। वो उनमें क्षमता है, मादा है, वो बैठेंगे 1 साल तक। तो समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य के गर्भ में हालांकि चीजें। लेकिन ये मान लीजिए कि आंदोलन बड़ा चलेगा। और ये जो लगातार जो कॉल की जा रही है, जैसे कल का भारत, लेकिन नेहरा जी जो बात राजेश दहिया जी कह रहे थे, क्योंकि प्रवीण जी से वो बार बार कहते हैं कि आप सही रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि ये पक्के मोर्चे ये इतनी आसानी से हटने वाले नहीं है, तो सरकार के पास ये रिपोर्ट तो होगी ना, क्योंकि इतना लंबा अगर चल रहा है तो जाहिर बात है कि अब तक फेडअप होना होता तो हो गए होते, हट जाते। लेकिन सरकार तक रिपोर्ट जा नहीं रही है, या सरकार की रणनीति कुछ और इसमें देख रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, सरकार छकाना चाहती है। देखिए, एक चीज है, सरकार के दिमाग में ये चल रहा है कि इसको लंबा खींच दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, इनके ऊपर अटेंशन ना की जाए। आपने देखा होगा कि एडवाइजरी वगैरह जारी हुई है, जो बड़े चैनल हैं, हालांकि अपना जो चैनल है इंडिया न्यूज हरियाणा, उस पर प्रॉपर जारी है कवरेज इसकी। लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया है उसमें थोड़ा सा आंदोलन को कम कर दिया गया, स्पेस उसका, जो बड़े समाचार पत्र है उसमें कम कर दिया गया। तो सरकार का जो मंतव्य है, जो मानना ये है कि फोकस इससे हट जाए। लेकिन क्या है कि अब चीजें वो नहीं रही जो 10 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, 30 साल पहले थी। अब जो सोशल मीडिया का एक बड़ा हथियार है वो किसानों के हाथ में आ गया है। जिस हथियार से बीजेपी सत्ता में आई थी, वही हथियार विपक्ष के हाथ में आ गया। विपक्ष का यहाँ पे मैं कहूंगा किसान है, किसानों का जो मीडिया सेल है, उसने जो सत्ता पक्ष के जो सोशल मीडिया है उसको घुटनों पे ला दिया है। और सरकार की वो सबसे बड़ी मैं कहूंगा सिरदर्दी है इसमें, कि उससे कैसे पार पाया जाए। उसी के लिए सरकार, आपने देखा होगा, एक कानून लेके आई है सोशल मीडिया पे करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए। उससे पहले सरकार ने ऐसा कोई नहीं किया था। तो ये चीजें जो हैं ये लंबी खींचेंगी, लंबी चलेंगी। प्रवीण जी जवाब दें। देखिए आयुष, ऐसा है कि सभी भाइयों ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। और हालांकि समय का अभाव रहता है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मुझे मौका जरूर दीजिएगा, मैं सबकी बातों का जवाब दे सकूं। देखिए, मैं शुरू करता हूं अमित जी से। अमित जी ने ये कहा कि साहब बिना बल प्रयोग के वापिस नहीं जाएंगे, और हम भी यही कह रहे हैं कि एजेंडाधारियों का एजेंडा ही ये है। एजेंडाधारी चाहते ये हैं कि सरकार बल प्रयोग करे, जबकि सरकार बार बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि किसान हमारे हैं, ये हमारे हैं। और सरकार ने लगातार दिखाया, जो 26 जनवरी में दिल्ली में हुआ, जिस तरह से पुलिस कर्मियों के ऊपर तलवार, भाले, बर्छी वगैरह चलाई, वो सब हमने देखा है। लेकिन एजेंडाधारी चाहते हैं कि ऐसा हो, खून बहे, और वही एजेंडाधारियों का सबसे बड़ा एजेंडा है। अब दूसरी बात, देखिए एनएलडी के प्रवक्ता ये कह रहे थे, साहब किसी भी राजनीतिक दल में ताकत नहीं है कि वो किसानों को बहका सके। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, चौधरी देवीलाल ये कहा करते थे कि जनता को समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता है। उसी बात को मैंने यहां पे कहा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। ये अब बात आती है कांग्रेस वाली बहन जी की। देखिए, कांग्रेस वाली बहन जी ने एक बात तो बड़ी स्पष्ट रूप से मानी कि एपीएमसी एक्ट की लागू करने के लिए जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी उसने सिफारिश की, ये बहन जी ने मान लिया। और उस कमेटी के अंदर कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे, ये भी बहन जी ने मान लिया। और यही मैं कहना चाहता था कि इनका हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। अंदर ये कुछ और बोलते हैं, बाहर किसानों में आके कुछ और बोलते हैं। यही तो मैं कह रहा था, मैं भी इससे अलग कुछ नहीं कह रहा था। अब इसके बाद आती है, एनएलडी के प्रवक्ता ने यह कहा कि 22 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पे है। बिल्कुल सही कहा आपने। 22 जनवरी की वार्ता में सरकार ने अपनी तरफ से जो प्रस्ताव दिया था कि 1.5 साल के लिए कानूनों को स्थगित कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि और सरकार प्रतिनिधि होंगे, वो आपस में बैठ के चर्चा करके तय कर लेंगे। फिर सरकार ने ये भी कह दिया कि हमारा बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव ये है जो हम दे रहे हैं। इसके बाद तो किसान नेताओं को ये कहना था कि उनको प्रस्ताव मंजूर है, वो आगे वार्ता करना चाहते हैं। यही एक फोन करना था उन्होंने, जो उन्होंने नहीं किया। अब बात आती है दहिया जी की।
देखिए दहिया जी ये कह रहे हैं कि साहब, मैं प्रवीण जी को पहले भी कह चुका हूं, दहिया जी इसी चैनल पे चर्चा करते हुए आपने स्वयं ये माना था कि सरकार 3 साल के लिए कानूनों को स्थगित कर दे, ये आपने माना था। और मैंने आपको यही ये बात कही थी कि भैया जी आप यदि आप किसान नेता हैं, मैंने ये शब्द प्रयोग किए थे, तो आप अपने नेताओं को जाके कहिए कि वो बोले कि हम तैयार हैं यदि सरकार 3 साल के लिए स्थगित कर दे। आपने इस पे क्या किया, कृपया वो चैनल पे जरूर बता दीजिएगा जो आप यहाँ बोल के गए थे। अब दूसरी बड़ी बात, बार बार एक बात कही जाती है, सरकार को देनी है। अरे भैया जी 2 मिनट रुक जाइए, मैंने सारे जवाब देने हैं। भैया जी 2 मिनट रुक जाओ, डिस्टर्ब ना करो। ठीक है। देखिए मैं यहाँ बार बार जो बात कह रहा हूँ, जिस बात को भैया जी भी मान रहे हैं, भैया जी कहते हैं देखिए साहब किसान आंदोलन, मैं यहाँ पे एक राष्ट्रीय समाचार पत्र की खबर को कोट कर रहा हूँ, जहां पे एक किसान ने अपने पुत्र को इसलिए बेदखल कर दिया कि वो इन कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पे चला गया था। अब वो किसान भी तो इस देश में है जिसको अपने पुत्र पे इतना बड़ा गुस्सा आया, और ये मैं राष्ट्रीय समाचार पत्र की खबर कोट कर रहा हूं जो चैनलों पे भी चली है, मैं नाम भी बता सकता हूं किसान का। तो मेरा केवल इतना कहना है दहिया जी, मैं मानता हूं कि इन तथाकथित किसान नेताओं ने किसानों को झूठ बोला, इन कानूनों के बारे में भ्रम फैलाया। देखिए आयुष आंदोलन किस बात पर शुरू हुआ था, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी, जमीन चली जाएगी, इन्हीं बातों पर आंदोलन शुरू हुआ था। अब बात आ रही है, अमित जी कह रहे थे देखिए पार्लियामेंट में, विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं। हरियाणा विधानसभा में मनोहर जी जब बजट पेश कर रहे थे, बाकायदा बजट के अंदर उन्होंने एमएसपी पे खाद्यान्न खरीद का लक्ष्य तक निर्धारित करके बताया कि जो 21-22 है उसमें हम गेहूं 81 लाख मीट्रिक टन किसान की खरीदने जा रहे हैं। उन्होंने बताया सरसों हम 7 लाख मीट्रिक टन खरीदने जा रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने जा रहे हैं, बाजरा 7 लाख। अरे जब बजट के अंदर बाकायदा लक्ष्य बता रहे हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा में बता रहे हैं। प्रवीण जी, कम से कम 4 महीने के अंदर ये तो समझ में आ गया है कि अगर एमएसपी पर कानूनी गारंटी का कोई आश्वासन या कानूनी जामा अगर आप उसको पहना दें तो ये आंदोलन मुझे लगता है कि वहीं समाप्त हो जाएगा। इतने तो समझ हो गए, लेकिन कानूनी जामा क्यों नहीं पहना पा रहे हैं? जब विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक सारी बातें यही होती हैं कि एमएसपी कहीं जाने वाली नहीं है। कानूनी जामा पहनाइए, ये अपने आप आंदोलन कह रहे हैं कि हम खत्म करेंगे। जी आयुष, देखिए ऐसा है, ये जो मांग है ये मांग प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए लोक लुभावन है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, इस देश में बहुत बड़े बड़े किसान नेता हुए हैं और वो किसान नेता देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चाहे चौधरी देवीलाल की बात करें, चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया किसान के लिए, उन्होंने एमएसपी को कानून क्यों नहीं बना दिया? मैं ये सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी जानते थे कि प्रैक्टिकल डिमांड नहीं है। देश की टोटल रिसीट 17 लाख करोड़ रुपए है और देश में जो खाद्यान्न पैदा होता है, अगर एमएसपी को कानून बना दे उसके लिए आपको 23 लाख करोड़ रुपए चाहिए। आयुष समझिए बात को, जब एक इम्प्रैक्टिकल मांग, कांग्रेस सत्ता में रही 7 साल, कांग्रेस ने क्यों बना दिया? ये बात मुझे लग रहा है चर्चा में शायद पहली बार हुई है जो बात आपने कही। मैं इसका जवाब ले लूंगा, किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद है और लोग भी हैं। महिमा जी पहले आप शुरू करें, जवाब दें महिमा जी। आयुष जी, मुझे दुख होता है कि हम कैसे अपनी सहूलियत पे बात कर सकते हैं। ये भाजपा के प्रतिनिधियों की विशेषता है कि वो पिक एंड चूज करते हैं और पिक एंड चूज भी गलत करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये तो मेरे मानने, किसी के मानने या नकारने की बात ही नहीं है। स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं वो लोकसभा की गाइडलाइंस का, लोकसभा के रूल्स का हिस्सा हैं। ये किसी के मानने या ना मानने की बात ही नहीं है। जब से ये लोकतंत्र बना है तब से स्टैंडिंग कमेटीज का प्रावधान संसद में है। जब से इस देश के अंदर संसद बना है तब से स्टैंडिंग कमेटीज है। स्टैंडिंग कमिटीज की रिपोर्ट के अंदर लिखा ये जाता है, आयुष जी, क्या लिखा गया है इंडियन एक्सप्रेस का जो 20 मार्च का जो पेपर है, जो 20 मार्च का पेपर है, आयुष जी, अनुशासन सिखाए। ठीक है प्रवीण जी देखिए, फिर आप समय कम है भाई, सबको अपनी बात रख लेने दें। महिमा जी को बोलने दें। जी महिमा जी प्रवीण जी को अनुशासन पता है। महिमा जी देखिए, ठीक है, चर्चा में ये होता है। महिमा जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें। की तो सफेद झूठ को भी सुना जाए और ये सुनेंगे नहीं, बात को कैरी फॉरवर्ड होने नहीं देंगे, क्योंकि सुन ली गई अगर बात तो जनता के थॉट्स प्रोवोक हो जाएंगे, विचार उजागर हो जाएंगे। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, जैसा मैंने कहा, आप अगर इस डिबेट को रिवाइंड करके देखेंगे तो भाजपा के प्रतिनिधि ने कहा वर्ड बाय वर्ड, सॉरी, रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है लेटर एंड स्पिरिट, सच पत्र और भावना, सच पत्र और भावना में इसे लागू किया जाए। और खास तौर से लिखा गया है आलू, प्याज, दाल, ये जो सब इसेंशियल कमोडिटीज हैं,
क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी है फूड, कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो ये स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि हम किसी भी तरीके, मैंने 3000 राशन। चलिए महिमा जी ये आप पहले भी क्लैरिफाई कर चुके हैं। आंदोलन पर आ जाते हैं, हम लोग इस पर किसी और दिन स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। आंदोलन पर मुझे बताएं, कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है? आयुष जी, क्योंकि ये बात यहाँ उठाई गई है और बात ये नहीं है, बात मुद्दे की नहीं है, बात ये है कि कैसे अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ के जो चाहे वो पेश कर सकते हैं। सॉरी, ऐसा नहीं होने देंगे हम यहाँ पर। कम से कम यदि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का विपक्ष के नाते, तो हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं महिमा जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने इस बात को पहले भी क्लियर किया, आपने बताया, आप जो बात कह रही हैं आप पहले वाले चंक में बता चुके हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप कुछ और स्पेसिफिक बताएं आंदोलन को लेकर। क्योंकि उसके ऊपर लाग लपेट करने की कोशिश की गई है, इसलिए दोहरा दी बात मैंने। अब आंदोलन की बात यह है आयुष जी, जैसा और प्रवक्ताओं ने कहा, यहाँ और प्रतिनिधियों ने कहा, भाजपा के प्रतिनिधि को छोड़ करके, कि ये बिल्कुल जनता का आंदोलन है। ये शुरू से कहते आ रहे थे मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर से ज्यादा लोग, 300 लोग तो मर चुके हैं। आप लोगों को बिल्कुल निर्लज्जता के साथ उनके लिए 2 शब्द नहीं निकले मुंह से। श्रद्धांजलि के लिए प्रधानमंत्री वहां बैठकर 1 फोन कॉल अवे बोलते हैं। अब इस बात को आप जैसे मर्जी प्रस्तुत कर लें, लेकिन 1 फोन कॉल नहीं आया, किसी भी उस वर्ग के पास कभी नहीं आया। अब तो बैंकर्स भी प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध वो भी करने लगे हैं आंदोलन। ये देश आंदोलनों की बलि चढ़ जाएगा, आंदोलन जीवियों जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तभी ये सरकार। अब आते हैं एमएसपी वाली बात पर, क्योंकि एमएसपी वाले बात को लेकर के प्रवीण जी ने जो बातें कही, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत बड़े किसान नेता प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी हुए, लेकिन एमएसपी को कानूनी जमा नहीं बनाया गया क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आयुष जी, अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल आज उठाया, और परवीन अत्रे जी और जो भी आज सुन रहे हैं इस डिबेट को, मैं आपके माध्यम से एक बात इनको बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या एमएसपी आपने अपनी जेब से देनी है? जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आ रहे हो और उन्होंने आप चाह रहे हो ना प्राइवेट प्लेयर्स आए। एक मिनट चलिए, आपने भी जेब से नहीं देनी, मैंने भी नहीं देनी, बता दीजिए क्यों नहीं बनाई थी तब कानून, ये बता दीजिए क्यों नहीं बनाया था। अत्रे जी सुन लेते हैं, अत्रे जी सुनते हैं, देखिए वो क्या बता रहे हैं। जब अंबानी अडानी के 5 लाख 5.5 लाख करोड़ आप माफ कर देते हो, ठीक है, जो झूठ बोल रहे हो भाई, मुझे बताइए कहाँ पे माफ हुआ? आप ये जो शब्द प्रयोग करते हो, इस पे 1 घंटा बहस कर सकता हूँ। झूठ मत बोलिए, एमएसपी पे कानून बनेगा तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मुझे वो तथ्य बताइए, वो सबूत दीजिए कहाँ माफ किया 5.5 लाख करोड़, मुझे बताइए। क्यों झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस ने 29 बार डिसइन्वेस्टमेंट किया, आपकी आवाज नहीं निकली। कांग्रेस 1991 में डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए अत्रे जी सुन ले, देखिए ठीक है, इस बात में बहुत बार चर्चा हो चुकी है, मुझे लगता है जनता को पता है। ठीक है, चलिए पंजेटा जी बहुत जल्दी से समाप्त करें। अरे आयुष जी, जब ये एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे वो बाध्य हो जाएंगे कि उनको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा किसान को। और जब आप प्राइवेट मंडी लेके आ रहे हैं, एक पैदल मंडी चला रहे हैं, लेकिन फिजिबल कैसे है? सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है ना कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? अरे पूरे देश में आप करिए, यहाँ से कौन सा किसान जाएगा 500,000 किलोमीटर, इतना कितना उसके पास कैरेज है देने के लिए? आप एमएसपी लागू करिए, 1 नेशन 1 मार्केट अपने आप हो जाएगी, अगर आप चाहें तो। पहली बात। दूसरी बात, परवीन अत्रे जी ने चौधरी देवीलाल जी का नाम लेके उन्हें यहाँ कहीं ना कहीं अपमानित करने की बात काम किया है। चौधरी देवीलाल जी एक बात कहते थे, है बोले किसान, पहला पर्दा लिखना ले सीख और दूसरा दुश्मन पहचान ले। आप कह रहे हो उनको बहकाया करते थे, चौधरी छोटू राम। बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हो, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप इतनी चलिए ठीक है, राजेश दहिया जी, इस देश के अंदर बड़े किसान नेता प्रधानमंत्री तक भी हुए, लेकिन एमएसपी पे कानूनी गारंटी किसी ने नहीं पहनाई, और कुछ पार्टियों की तरफ से भी जो सत्ता में रहे उन्होंने भी कानूनी हक दिया नहीं। प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं है। आयुष जी बिल्कुल पॉसिबल है। रही बात चरण सिंह की, उस बेचारे को मेजोरिटी नहीं मिली थी, उसकी टांग खींच ली गई थी, उसको नीचे डाल दिया गया था। देवीलाल था, उसने कानून बनाने की कोशिश की तो वीपीसी ने उसको 2:30 बजे तय किया था। जो भी किसान नेता किसान हित में बात भैया जी, फिर आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कब ये कहा कि एमएसपी पे कानून बनाएंगे? मुझे वो उनका बयान दिखा दीजिए। चलिए मान लिया वो कमीशन की अमल में थी, मुझे वो बयान बता दीजिए जब चौधरी देवीलाल ने कहा हो या चौधरी चरण सिंह ने कहा हो।
क्यों झूठ की राजनीति कर रहे हो? आप बेहतर जानते हो कि देश में टोटल रिसीट 17 लाख करोड़ है, 530 करोड़ क्विंटल अनाज देश के अंदर पैदा होता है, जिसकी अगर कीमत लगाए तो 23 लाख करोड़ रुपया बनती है। अगर आपकी जेब में 5 रुपए हो तो आप 10 रुपए कैसे खर्च होंगे, पहले तो ये बता दीजिए। 2.25 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पे खर्च करती है सरकार। ठीक है भैया जी, बहुत जल्दी से समाप्त करें, मुझे चर्चा समाप्त करना है। एक बात मुझे बोले तो ठीक है प्रवीण जी दैया जी की बात को सुनते हैं, दैया जी की बात को सुनेंगे। दैया जी आयुष जी, जब हर आदमी को उसका एमएसपी का मतलब अत्रे जी को एमएसपी का मतलब ये पता है, हमारे जो एमएसपी होती है। अत्रे जी मेरी बात सुनिए गौर से, अगर आप इस आंदोलन को चाहते हैं हो जाए, आप अपनी सरकार बताना चाहते हो, अब जब बात से गौर से सुनिए, हर आदमी जो अपनी सामान बेचता है उसकी अपनी वैल्यू फिक्स करता है। आप हमारी वैल्यू फिक्स नहीं करते हैं, आप कहते हैं पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। जब हम अपना सामान बेचने जा रहे हैं तो उसमें जो हमारा खर्च हुआ है उसी को हम मांग रहे हैं, वही आप कानूनी झूठ के बोल रहे हैं आप। चलिए ठीक है, अब इसी के साथ ही चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब भारत बंद का भी आह्वान है और इसके अलावा देखना यह है कि आंदोलन अब आगे और कहां जाकर के थमता है। लेकिन इन सब के बीच में भी बड़ा सवाल ये बरकरार है, क्योंकि 4 महीने होने को आ गए हैं और अब कहां और किस तरीके से इस आंदोलन को आगे नया रूप मिलता है और हल इसका कैसे निकलता है, ये भी भविष्य के गर्त में है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।